जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं और 403 विधानसभा की सीटें हैं। 27 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप का खेल कर रही हैं। तमाम अलग अलग पार्टियां जनता के बीच में जा रही हैं, अपनी जनाधार को मजबूत करने, अपनी विचारधारा से लोगों को अवगत करा रही हैं और उनको अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त समाजवादी पार्टी के उप सचेतक आर.के. वर्मा जी मौजूद है हमारे साथ। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 27 चुनाव को लेकर इस बार उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं और आप लोग किस तरीके का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। आर.के. वर्मा जी, देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में जो अपने एजेंडे रखे थे, आज उसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। हाँ, उसका प्रभाव 2022 में कम दिखा था, लेकिन 2024 में उसका परिणाम आपको नजर आया होगा। हमारी पार्टी ने संविधान बचाओ को लेकर के आगे बढ़ी थी, आरक्षण के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ी थी, सामाजिक न्याय हमारा हिस्सा रहा है, लोकतंत्र बचाओ हमारा मुद्दा रहा है, भ्रष्टाचार हमारा मुद्दा रहा है, जातिवार जनगणना हमारा मुद्दा रहा है और उस मुद्दे को लेकर के आज भी हम 2027 में आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपने मुद्दों में कोई बदलाव नहीं किया है। बदलाव करने का काम सदैव भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे बेबुनियाद होते हैं और खोखले होते हैं। वो ढकोसला उसमें होता है, जैसे ही वो ढकोसला खुलता है तो भारतीय जनता पार्टी एक नया मुद्दा लेकर के आती है। तो समाजवादी पार्टी 2027 का विधानसभा का चुनाव संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, सामाजिक न्याय को लेकर के, जातिवार जनगणना को लेकर के और इस देश में, इस प्रदेश में जिनकी जितनी संख्या है उसके अनुरूप ग्राम सभा के, पंचायत से लेकर के प्रधानमंत्री के सचिवालय तक में हम पीडीए की हिस्सेदारी चाहते हैं। हम इस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से 2027 में भारतीय जनता पार्टी हारेगी और समाजवादी पार्टी जीतेगी। 24 लोकसभा चुनाव में देखा गया कि आप लोगों ने काफी बढ़त हासिल की। यहाँ पे जब भी कहा जा रहा था कि 400 के पार, नारा लग रहा था केंद्र सरकार की तरफ से, कई तरीके के बयान हुए। केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम बदल जाएंगे, इसको और हवा मिली। आपके नेताजी ने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो दोनों डिप्टी सीएम है वो अपने आगे के डिप्टी जो है वो हटाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं अलग अलग। लेकिन आप क्या मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को किन कारणों से बढ़त मिली, कैसे चुनाव जीते? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव होता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जनता ने उन पर अपार विश्वास किया। जनता ने विश्वास किया काला धन आएगा। स्विट्जरलैंड बैंकों में किस किस व्यक्ति के नाम पर कितना काला धन है, पूरा लेखा जोखा लेकर के आए थे और स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे जैसे लोगों के माध्यम से उसको प्रचारित करने का काम किया। देश के लोगों को लगा कि इतने नाम है, इतना पैसा है, देश को आएगा, देश की तरक्की होगी। हालांकि उन्होंने एक लालच दे दिया कि ये काला धन देश के नागरिकों के खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे, लेकिन फिर भी नागरिक देश का इतना लोकतंत्र में परिपक्व है, उसको लगा कि मेरे खाते में न सही लेकिन मेरे गाँव का विकास करने के लिए तो आएंगे। लेकिन उस काले धन की हवा उड़ गई, नोटबंदी हुई। प्रधानमंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि भ्रष्टाचार पर हम रोक लगाने का काम कर रहे हैं। एक बड़ा प्रहार है। देश को इतने दिनों तक कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा नोटबंदी में, लेकिन उसका परिणाम क्या रहा? उसका परिणाम शून्य रहा। उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर जो बयान दिया, देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को जो भरोसा दिलाया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर वर्ष, रोजगार का क्या हुआ? बड़े बड़े नेता उनके बयान देते हैं, क्या पकौड़े तलना रोजगार नहीं है? पकौड़े तलना कोई आपसे सीखेगा क्या? तो आज इस देश के लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र जी की, मोदी जी के बातों से विश्वास उठ गया और जिसका परिणाम 2024 में देखने को आया कि प्रधानमंत्री जी का वो जादू नहीं चला और लोकल मुद्दों पर लोकसभा का चुनाव हुआ। चुनाव में कैसे बीजेपी फिर जीत हासिल कर ली? देखिए, उपचुनाव जो होता है ये डंडे का चुनाव होता है और यहाँ मतदाता डरा सहमा होता है और पूरा सरकारी मशीनरी जो होती है, डीएम से लेकर के एक एक कर्मचारी तक, चुनाव कैसे जीता गया पूरा डेटा इनके पास था। किस बूथ पर किस पार्टी के मतदाताओं की तादाद कितनी है, सारी रिपोर्ट थी। वहाँ पर जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची में से उन नामों को काटा गया, फेक नाम मतदाता सूची में जोड़े गए, उनके समर्थकों के नाम जोड़े गए, डबलिंग कराई गई और जहाँ पर इस पर भी सफलता नहीं मिली, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के वोटर ज़्यादा थे, उनको वोट देने से रोका गया। वहाँ पर वोट परसेंटेज कम हुआ, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी वहाँ पर हारी। लेकिन इसका
आम चुनाव से कोई भी वास्ता नहीं होता है। आम चुनाव में जनता निर्भीक होकर के सरकार को बदलने के लिए वोट करेगी और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है कि हम मतदाता सूची में फेक नाम नहीं जुड़ने देंगे, फेक सूची नहीं बनने देंगी, अपने मतदाताओं का नाम सूची से नहीं हटने देंगे। हमारी तैयारियां उस पर चल रही हैं और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। ये पीडीए है क्या, पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित बातें होती हैं उसमें, लेकिन फिर कभी अगड़े आ जाते हैं, कभी करनी जो अभी देखा गया कि हाल में ब्राह्मण सभा के साथ आपके कार्यालय पर ही बैठक हुई, क्षत्रिय महासभा के साथ बैठक हुई, राणा से लोग कह रहे हैं कि अब अखिलेश यादव किनारा कर रहे हैं। देखिए बात किसी के किनारा करने की नहीं है। जो समाजवादी पार्टी ने पीडीए की जो बात करी है, इस देश में हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि बहुसंख्यक समाज के साथ बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ और हम उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको सत्ता में, राजनीति में, समाज में, मुख्यधारा में लाने के लिए, हिस्सेदारी देने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इस देश की आधी आबादी को अगर हम पूर्व में देखें, इतिहास पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन एक वक्त भी था, अभी एक पिक्चर आई, आप सब लोगों को ध्यान में आया होगा, या हम आज़ादी के बाद की बात करें तो हिंदू कोड बिल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1951 में लाया था। और क्या था हिंदू कोड बिल में? केवल यही बात तो थी ना कि इस देश की महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिले। और अभी एक फिल्म जो फूले आई थी, आपने सुना होगा, अब जन जन तक प्रचारित हो रही थी कि माता सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं को और महात्मा ज्योतिराव फूले ने महिलाओं को जो पुनर्विवाह, पहले हमारे समाज में पुनर्विवाह की प्रथा चल रही थी। एक एक व्यक्ति, चाहे वो राजा महाराजा से लेकर के तालुकेदार और जो भी हो, कई विवाह करता था और अपनी सभी पत्नियों को संपत्ति में अधिकार नहीं देता था। ये उसके ऊपर था किस पत्नी को संपत्ति का अधिकार दे, किसे ना दे, उनसे होने वाली संतानों का क्या होगा, उनकी स्थितियां क्या होती रही होंगी। एक समाज में बहुत अन्याय हो रहा था। तो महात्मा ज्योतिराव फूले ने उस समय से ये बात उठाई और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इस बात को इसलिए उठाया कि पुनर्विवाह वो कर सकते हैं। मतलब पुरुष 10 विवाह करे, 20 विवाह करे, 100 विवाह करे और अपनी किसी पत्नी को जिसको चाहे संपत्ति में अधिकार दे और बाकी 99 को ना दे। तो और इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब हिंदू कोड बिल लाए थे तो स्त्रियों को समान अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उनको संपत्ति में अधिकार, उनको डाइवोर्स देने का अधिकार, उनको पुनर्विवाह करने का अधिकार, उनको अंतर्जातीय विवाह करने का अधिकार, ये बाबा साहब हिंदू कोड बिल में लाए थे और बाद में वो बिल स्वीकार हुआ। तो आज भी समाजवादी पार्टी समाज में ऐसे बहुसंख्यक समाज, जिसको हम कहते हैं कि बहुसंख्यक समाज के साथ आधी आबादी महिलाओं की थी, वहां ना किसी छत्री से मतलब है। अगर छत्री बिरादरी की महिला थी तो उसके साथ भी वही व्यवहार होता था। ब्राह्मण बिरादरी की महिला होती थी तब भी उसको पुनर्विवाह और संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था। उसको जो है तो पीडीए को ही मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, पीडीए का मतलब है दलित, पीडीए का मतलब है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुस्लिम से नहीं है, अल्पसंख्यक हमारा जैनी भी है, हमारा सिख भी है, हमारा बौद्धिस्ट भी है, हमारा क्रिश्चियन भी है, अल्पसंख्यक में सभी है। और ए मैं बता रहा हूँ, ए में आधी आबादी भी महिलाओं की है और जो भी पीड़ित है या पीड़ित के प्रति संवेदना है। हमारी डेफिनेशन एकदम क्लियर है कि जिस भी व्यक्ति में इस देश के नागरिक जो पीड़ित हैं, या तो वो या उनमें उनकी संवेदना है कि उनको न्याय दिलाने के लिए हम इस बात को उनके साथ खड़े हैं, वह पीडीए का हिस्सा है। तो अल्पसंख्यक कहीं नाराज ना हो जाए, जो मुस्लिम समाज है कोई नाराज नहीं होगा। मैं कि वो हमको ये बताइए, सबको डिस्क्राइब कर दियो, पी और डी में तो सब बता दिए कि पिछड़ा और दलित, और ये में इतने लोग जोड़ दिए। ना 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 ना, कोई नाराज नहीं हो रहा है। मुस्लिम भी, अभी आपने देखा हमारी बेटियों ने किस तरीके से पाकिस्तान के भीतर घुस करके जिस तरीके से कमान संभाली, तो ये सवाल आज जायज़ नहीं बनता है। किसी की जाति देख करके, किसी का मजहब देख करके कभी सवाल उठाना, उसकी निष्ठा पर सवाल उठाना, ये जायज़ बात नहीं है। इस देश का नागरिक न्याय चाहता है। अल्पसंख्यक समुदाय भी अपने साथ साथ दूसरों का भी न्याय चाहता है, न्याय का पक्षधर है। समाजवाद यही कहता है, समानता के साथ उठना बैठना, खाने पीने का अधिकार,
यही समाजवाद है। अच्छा बहन जी, कुमारी मायावती जी एक बात कही अभी बीते दिनों कि अखिलेश यादव से और सपाहियों से सारे जो दलित लोग हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये अपने पिछड़े नेताओं को आगे करके अखिलेश यादव और उनको लोगों का दुश्मन बना दे रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं दलित मतदाताओं को। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए सही बात तो ये है कि हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लोग हैं इनको बहन मायावती जी से सावधान रहना चाहिए। वो वक्त था जो बहुजन समाज पार्टी जब सरकार में आई थी, मान्यवर कांसी राम की देन थी। मान्यवर कांसी राम की तपस्या का परिणाम था और उन्होंने जो सामाजिक न्याय की जो आवाज़ को उठाया था, उस समय इस प्रदेश का बहुसंख्यक पिछड़ा और दलित मान्यवर कांसी राम के साथ खड़ा हुआ था। कुर्मी समाज भी उस समय बहुतायत समाजवादी पार्टी से कहीं ज़्यादा मान्यवर कांसी राम के साथ खड़ा हुआ था। मान्यवर कांसी राम या बहुजन समाज पार्टी कहें, उनको आर्थिक मदद से लेकर के नेताओं के रूप में मदद करने वाला ये कुर्मी समाज था और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग भी साथ में खड़े थे। दलित वर्ग तो अधिकतर बहुजन समाज पार्टी के साथ में था। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब बनी मायावती जी की 2007 से लेकर के 12 तक की सरकार में, उस समय इस प्रदेश का बहुसंख्यक समाज, फिर वही कहें पिछड़ा और दलित, उसने मायावती जी के चरित्र को देख लिया, व्यवहार को देख लिया और उसका भरोसा उठ गया। सरकार बदली और आज वो चाहे पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा हो या दलितों के साथ अन्याय हो रहा, मैं पूछूं कि विगत 10 वर्ष की एक घटना को आप बता दीजिए कि अगर बहन मायावती जी दलितों की नेता के रूप में अपने आप को मानती हैं तो एक घटना बता दे जहां पर दलितों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ हो और बहन मायावती जी गई हो, वहां पर कहीं गई? उनकी सबसे बड़ी संवेदना उस सबसे गरीब परिवार के प्रति होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आज बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चल रही है। बहुजन समाज पार्टी का टिकट भारतीय जनता पार्टी के नेता तय करते हैं, इसलिए समूचे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग या कहें दलित समाज के लोगों को बहन मायावती जी से सावधान रहने की जरूरत है। अन्यथा जो आवाज हम लोग उठा रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा और सामाजिक न्याय की जो आवाज उठ रही है, जो पीडीए के हक अधिकार की जो आवाज उठ रही है, कहीं उस पर कुठाराघात ना हो, इस बात को लेकर के दलित समुदाय के लोगों को मायावती जी से सावधान रहने की जरूरत है। अब अपना दल में भी थे, क्या ऐसा कारण बना कि आप फिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के साथ आ गए? देखिए, मैं अपना दल में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के साथ मैंने राजनीतिक यात्रा शुरू करी थी और उनके दिवंगत हो जाने के बाद जो है हमने छोड़ दिया था और बहुजन समाज पार्टी से बहन मायावती जी ने ही मेरा लोकसभा का टिकट किया था और अंतिम समय में वहाँ पर आप जानते हैं कि अंतिम परीक्षा की घड़ी में प्रश्न पत्र क्या होते हैं और उस प्रश्न पत्र को मैं सॉल्व नहीं कर पाया और जिसकी वजह से मेरा टिकट अंतिम समय में उन्होंने काट दिया। तो थैले वाला प्रश्न पत्र जो है वो मेरे बस की बात नहीं थी, वो इसकी वजह से मेरा टिकट कट गया। फिर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था और निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, मुझे अपना दल ने उस समय सपोर्ट किया और मैं बिना सिंबल के चुनाव जीता और फिर अपना दल को अधिकृत रूप से मैं ज्वाइन करके और संगठन का काम संभाला, प्रदेश अध्यक्ष का काम संभाला और उसके बाद अपना दल सोनेलाल में भी मैंने संगठन का काम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संभाला। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि अपना दल सोनेलाल भी उस विचारधारा से भटक गया है कि और राजनीति का व्यापार करने लगा। तो मुझे लगा कि हम जैसे लोगों को व्यापार, हम ना तो व्यापारी हैं, ना व्यापार में हमारी कोई रुचि है, हम तो एक विचारधारा को लेकर के आए हैं कि जब तक राजनीति करेंगे विचारधारा से करेंगे। तो मैंने बिना किसी विवाद और वितंडे के, मीडियाबाजी के, हमने बड़े प्रेम से अपना रिजाइन कर दिया, पद छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी से मैं टिकट लेकर के आज आपके बीच में तीसरी बार विधायक के रूप में आया हूं।